Good morning, everyone. आवाज आ रहा है सबको मेरा? If it is yes, kindly please. Okay, आ रहा है. Very good. चलेगा. चलो ठीक है. Fine. Yes. Okay, fine. That's great. Okay, fine. So as I said that we are going to start HYGC today. Fine. So important chapter FYGC में भी और HYGC में. और चैप्टर का नाम सर आपको मालूम है, इट इज द फाइनल अकाउंट, राइट? गुड. सो before start the final account I am going to write the first of all meaning of final account थोड़ा, और उसके बाद थोड़ा डिफरेंस पढ़ेंगे 11th का फाइनल अकाउंट और 12th का फाइनल अकाउंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, that we are going to first understand and then we are going to start lecture, right? So first of all meaning final account, right? Means maintaining systematic record of all business transaction. It's called final account. मैं सिंपल बात करना पसंद करता हूँ, मैं सिंपल जो चीज लिखा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर, मैंने सिंपल बोर्ड पे लिखा हुआ है. ओके, सुना मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं. और सो थोड़ा फाइनल अकाउंट का मीनिंग देखेंगे हम लोग, व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय फाइनल अकाउंट. So final account means maintaining systematically record of all the business transactions. It is called a final account. Financial statement, you can say that, right? It is also called financial statement. Sir, financial statement का मतलब क्या होता है? Maintaining systematically record of all the business transactions. It is called a financial statement. अच्छा, ये लाइन हमारे लिए कुछ नहीं है. I think बहुत टाइम पहले से मैं इस सेंटेंस को यूज कर रहा हूँ. तो एग्जैक्टली इस सेंटेंस का मतलब क्या है? तो एग्जांपल, कोई भी एंटरप्राइजेस मतलब कोई भी बिजनेस फर्म या कोई भी बिजनेस का ओनर जब बिजनेस करता है, एवरीवन नोज दैट व्हेन ही डू द बिजनेस, तो बिजनेस में उसके कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, बिजनेस में कुछ इनकम भी आती है, मतलब पैसा जाता भी है और पैसा आता भी है, राइट? So it means कोई भी बिजनेस मैन होने दो, कोई फर्म होने दो, एंटरप्राइजेस होने दो या बिजनेस का कोई ओनर होने दो, जब वो बिजनेस चलाता है, जब वो बिजनेस रन करता है, तो एवरीवन नोज दैट कि बिजनेस में समटाइम्स वी हैव टू स्पेंड द मनी आल्सो, हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, वी हैव टू स्पेंड द मनी आल्सो, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं. बिजनेस में बहुत सारे प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं बेटा. सर जैसे कि एक्सपेंसेस, एग्जांपल बेटा को अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मुझे स्टाफ को सैलरी पे करना पड़ेगा, मुझे टेलीफोन चार्जेस पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, बराबर. 10 सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस एग्जांपल दिए. कुछ एक्सपेंसेस मुझे पे करने होते हैं, तो बेटा जब मैं एक्सपेंसेस में पे करता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए भाई? मैं जो भी एक्सपेंसेस पे करता हूं तब मुझे वो सारे एक्सपेंसेस मुझे क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए. क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए, बराबर. ओके सर, एक अच्छी बात है, आप जब भी कोई चीज खर्चा कर रहे हो बिजनेस के ऊपर तो आप उसको मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड. इसी को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लैंग्वेज में. एग्जांपल और थोड़ा लेते हैं. जब समटाइम्स आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन एक्सपेंसेस बट इन रिटर्न्स कभी हमें पैसा आता है बिजनेस में. जैसे कि यू कैन से दैट मेरा कोचिंग क्लासेस है, मैं आके कोचिंग क्लास चलाता हूं, मेरे कोचिंग क्लासेस में मेरे कुछ खर्चे भी है, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूं, स्टाफ को सैलरी पे करता हूं, मैं टेलीफोन के चार्जेस पे करता हूं, तो मुझे कुछ सर्टेन एक्सपेंसेस भी है. लेकिन ये एक्सपेंसेस
करना चाहिए, रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। जैसे ये मेरा बिजनेस है कोचिंग क्लासेस का, वैसे अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं, लेकिन फंडामेंटल बॉटम लाइन क्या होता है, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होती है, तो उस इनकम को मुझे रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, रिकॉर्ड करना मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड करना हो गया। अब उस रिकॉर्ड करने के तरीके भी बहुत होते हैं बेटा। रिकॉर्ड कैसे करेंगे सर? रिकॉर्ड बहुत सारे तरीके से हम लोग बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस है, यू कैन से दैट दिस इज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में सब आ गया बेटा, आपके एक्सपेंसेस आ गए, आपके लॉसेस आ गए, आपका इनकम आ गया, आपका गेन आ गया, आपका सब आ गया बेटा। ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके भी बहुत सारे हैं। तरीके सर कौन से तरीके आपने देखा, मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है सिंगल एंट्री। कोई कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, कोई पासबुक में रिकॉर्ड करता है, बराबर। हम लोग का जब बिजनेस में पासबुक एंट्री करते हैं तो बिजनेस में रिकॉर्ड मिल जाते हैं। कोई कैश बुक मेंटेन, रजिस्टर मेंटेन करता है, तो उस तरह से हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। समटाइम्स सिंगल बिजनेसमैन होगा तो वो छोटा बिजनेसमैन है तो स्मॉल साइज बिजनेस है, तो सिंगल एंट्री में आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। बट देयर आर डिफरेंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बट पॉइंट ये है, तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है? तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है, जैसे सिंगल एंट्री में हम लोगों ने देखा था, उसमें डबल एंट्री कॉलम नहीं होता, उसमें सिर्फ वन साइडेड एंट्री, हाफ एंट्री रिकॉर्ड होती है, इसमें उसकी सिंगल एंट्री है। कैश बुक में हम लोग सिर्फ अपने रिकॉर्ड रखते हैं, उसकी पासबुक पर सिर्फ बैंक का रिकॉर्ड होता है। मतलब ये सारे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, बट ये सारे कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो रहे हैं। लेकिन हमें तो बिजनेस में सिस्टमैटिकली सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है मतलब हम लोग को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। तो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए या फाइनल अकाउंट के अंदर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, we are going to prepare profit and loss account, we are going to prepare the balance sheet, बराबर। ये सारे हम लोग अकाउंट्स कॉलम बनाते हैं और उस कॉलम के हिसाब से हम लोग सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट। सर बाकी बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि सिंगल एंट्री है, कैश बुक रिकॉर्ड करना, पासबुक रिकॉर्ड करना, लेकिन ये सारे इनकम्प्लीट है। पासबुक में क्या होता है, वो पासबुक से बैंक में पैसा आया उसका रिकॉर्ड मिलता है हम लोग को। कैश बुक में क्या होता है, मैंने कितना खर्चा किया वो रिकॉर्ड करूंगा, बैंक का रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं आएगा। अब सिंगल एंट्री में, सर सिंगल एंट्री में आपने देखा कि सिंगल एंट्री को ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इसके अंदर भी हम लोग सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते। मतलब ये सारे जो अदर्स बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के तरीके हैं, ये सारे इनकम्प्लीट है। लेकिन फाइनल अकाउंट का मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइनल अकाउंट का मतलब होता है इट इज मेंटेनिंग द सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा सारा ट्रांजैक्शन, इनकम होने दो, एक्सपेंस होने दो, लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, सारे ट्रांजैक्शन मुझे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। और इट इज ओनली कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट, इट इज ओनली कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट, इट इज ओनली कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट। I hope you understand the meaning of final account. Maintaining a proper record of all the business transaction, it is called a final account. It is called a final account. Okay. So I think the meaning of final account, have you understood? Hope you understood the meaning of final account, right? Okay. So now next level, we are going to start for the next level. Okay. Screen blur आ रहा है क्या कर रहे हो? दिखेगा तो मेरा वाला लगा होगा। ठीक है, give me 2 minutes.
Give me 2 minutes. ठीक है, फाइन। मेरा एक्चुअली 1+ का मोबाइल है ना। अरे यार पीछे पोस्ट दिया आज से। एनीवे, इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल था, मैंने बहुत ऑलरेडी आपको बताया बहुत बार। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कीपिंग अ सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड अ फाइनल अकाउंट। कीपिंग एंड मेंटेनिंग द ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन record, it is called a final account. So how many accounts we need to prepare in the final account? How many accounts we need to prepare in the final account? So beta, there are 3 accounts we need to prepare. So first we have to prepare a trading account. Second, we have to prepare the profit and loss account. Third, we have to prepare the balance sheet. These are the 3 accounts we need to prepare in the final account. अच्छा, और SYJC लेवल पे एक थोड़ा और अकाउंट ऐड हो जाता है, दैट्स आई लेट यू नो लेटर ऑन। अभी इसमें डिफरेंस समझा होगा तो आपको पता चलेगा, राइट? तो दिस इज SYJC फाइनल अकाउंट, दिस इज SYJC फाइनल अकाउंट। पहले चलो, पहला हम लोगों ने सीख लिया है अभी तक इतने लेक्चर में कि सर फाइनल अकाउंट का मतलब होता क्या है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब हम लोगों ने देख लिया कि कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, मीनिंग हो गया। नाउ हाउ मेनी अकाउंट्स वी नीड टू प्रिपेयर इन अ फाइनल अकाउंट। सर अकाउंट में मतलब फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, तब हमें कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। So basically beta, in the final account we have to mainly I word using the mainly we have to prepare the 3 accounts. Mainly we have to prepare the 3 accounts. First, trading account. Second, profit and loss account. Third, balance sheet. These are the 3 accounts we need to prepare. How many accounts we need to prepare? 3 accounts we need to prepare. अच्छा, तो इसके बोले थे कि जो FYJC का फाइनल अकाउंट और SYJC का फाइनल अकाउंट, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू अकाउंट। पहले हम लोग समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? बेटा, जो FYJC का फाइनल अकाउंट है, इट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट। प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट, ठीक है? और जो SYJC का फाइनल अकाउंट, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। Lisa, don't close करो। Okay, so these are the 2 things are there. अच्छा सर, इसके अंदर अभी आपने जब FYJC का आपका टेक्स्ट बुक रहेगा आपके हाथ में, तो यू कैन चेक FYJC के अंदर लिखा है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न, और जब SYJC का आप अकाउंट का टेक्स्ट बुक चेक करोगे तो उसके अंदर हेडिंग में लिखा रहेगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। सर अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FYJC का फाइनल अकाउंट एंड SYJC का फाइनल अकाउंट? ओके, तो नाउ लेट्स हैव अ डिफरेंस तो ये नाम में ही छुपा हुआ है, प्रोप्राइटरी एंड पार्टनरशिप। मतलब प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? मतलब इफ अ सिंगल पर्सन, यू कैन सी हियर ऑन द बोर्ड मिस्टर RK, इट इज अ सिंगल पर्सन। हाउ मेनी पीपल आर देयर? There are one person is there. Mr. RK is one person. मतलब if a single person is running all the business activity, अगर अकेला इंसान is running all the business activity and he is not sharing profit and loss with any other person, that concern, that business and that firm is called a proprietary concern, sole proprietorship, जिसको हम लोग बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि कोई सिंगल पर्सन रनिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, दैट बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब प्रोप्राइटरी मतलब अकेला इंसान अगर सारी बिजनेस की एक्टिविटी मैनेज कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद कर रहा है, प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है, ओनरशिप भी खुद का है, फाइनेंस भी खुद का है, मतलब सारी बिजनेस की जो एक्टिविटी है ही इज हैंडलिंग अलोन, दैट बिजनेस इज कॉल्ड अ प्रोप्राइटरी फाइनल अकाउंट। आई विल रिपीट अगेन इफ यू नॉट अंडरस्टूड अगेन। अगर कोई सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अगर कोई सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, अगर सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस को ओन कर रहा है, अगर कोई सिंगल पर्सन अकेला बिजनेस को फाइनेंस कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी बिजनेस। मतलब if a single person running all the business activity, that business is called a proprietary concern. Even he does not share his profit and even he does not share his losses with third person. सीधी सी बात है, अगर मेरा बिजनेस है, अगर मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो मैं किसी के साथ शेयर करूंगा क्या? अरे क्यों शेयर करूंगा? क्योंकि मैं तो अकेला हूं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। बराबर वैसी स्टेप, अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ तो मैं किसी के साथ शेयर करूंगा क्या? क्यों करूंगा? क्योंकि मैं तो अकेला हूं, क्योंकि मैं तो अकेला हूं। आई एम अ सिंगल पर्सन, that's why my business is called a proprietary concern, that's why my business is called a proprietary concern, sole proprietorship। सोल का मतलब होता है अकेला, तो मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ, अकेला बिजनेस को मैनेज कर रहा हूँ, अकेला बिजनेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, अकेला बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे बिजनेस को क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इसलिए मेरे बिजनेस को क्या कहा जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो 11वीं का जो आपका फाइनल अकाउंट है उसके अंदर आपको दिखाई देंगे सारे क्वेश्चंस अकेले इंसान के, मतलब एक सिंगल, जैसे स्मिता एंटरप्राइजेस, स्मिता इज रनिंग बिजनेस, राहुल एंटरप्राइजेस, राजू एंटरप्राइजेस, स्नेहल एंटरप्राइजेस, सुमित एंटरप्राइजेस, प्रणव एंटरप्राइजेस, शिवांगी एंटरप्राइजेस, मतलब ये सब कौन है? अकेले हैं, ये किसी के साथ मिल के काम नहीं कर रहे, ये सब कौन है? अलोन है, ये किसी के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे। इन सबको प्रॉफिट हुआ तो भी ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और इन सबको अगर लॉस हुआ तो भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। इसीलिए इन बिजनेस को हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न, इसीलिए हम इस बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटरी कंसर्न। Okay, now let's just talk about the SYBC partnership final account। ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो लोग साथ में आएंगे, मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, यू कैन टेक अ फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक सुमित, सेकंड प्रणव, थर्ड नेहल, फोर्थ शिवांगी। Okay, now how many people are there? There are 4 people are there. How many people are there? There are 4 people are there. You can see on the board there are 4 people are there. यहाँ पर कोई अकेला नहीं है, चारों जन दोस्त थे, चारों जन एक साथ में पढ़े लिखे, चारों ने मिलकर सोचा कि साथ में काम करेंगे, इसलिए उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने खुद का बिजनेस किया। सुमित, प्रणव, स्नेहल, शिवांगी, चारों जन ने मिलकर बिजनेस में, सुमित ने 50,000 रुपए लाया, प्रणव ने 50,000 रुपए लाया, स्नेहल ने 50,000 रुपए लाया, शिवांगी ने 50,000 रुपए लाया, तो 50 सबने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल बिजनेस में सबने कंट्रीब्यूट किया। सुमित ने 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, प्रणव ने 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, स्नेहल ने बिजनेस में 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया, शिवांगी ने बिजनेस में 50,000 का कंट्रीब्यूशन किया। मतलब कैपिटल लाने वाला चारों जन है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले चारों जन है। इसका मतलब कितने ओनर हो गए? यहाँ पर ओनरशिप कितने हो गए बेटा? 4 ओनर हो गए। तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप को, ऐसे बिजनेस को बोलते हैं पार्टनरशिप को। यहाँ पर कौन है? अकेला आरके का, यहाँ पर पार्टनर से नहीं है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो भी आरके का, बिजनेस में लॉस होगा तो भी आरके का। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे बिजनेस में 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, अगर मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो सारे जन 25 रुपया बांट के लेंगे। सुमित 25 रुपीज लेगा, प्रणव 25 रुपीज लेगा, स्नेहल 25 रुपीज लेगी, शिवांगी 25 रुपीज लेगी। अगर मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट होगा तो भी मिल बांट के खाएंगे, और अगर 100 रुपए का लॉस होता है तो लॉस भी मिल बांट के शेयर करेंगे। इसका मतलब प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, हम लोग शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। क्या करते हैं? शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। तो ये पार्टनर्स है, these all people are called partners in the firm, and that's why this business is called a partnership firm। इसलिए इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेंगे,
सुमित, प्रणव, स्नेहल, शिवांगी, ऑल द पार्टनर्स आर रनिंग बिजनेस टुगेदर। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया रहेगा। यहाँ पर अभी हमने देखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। समटाइम्स क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया रहता है, बराबर। तो उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एफआईजीसी का फाइनल अकाउंट था, यहाँ पे सिंगल पर्सन रनिंग बिजनेस एक्टिविटी, और एसवाईजीसी का जो फाइनल अकाउंट है इट इज द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। इसीलिए एसवाईजीसी में हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, अकाउंट नंबर 4, इसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आया? क्योंकि 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर ने पैसा कितना लाया उनके अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं जब अकाउंट बनाऊंगा, सुमित का अलग से अकाउंट बनाऊंगा, प्रणव का अलग अकाउंट बनाऊंगा, शिवांगी का अलग अकाउंट बनाऊंगा, स्नेहल का पार्टनर्स का, ये सारे पार्टनर्स के अलग अकाउंट है। सुमित ने पैसा लाया, सुमित के खाते में रिकॉर्ड करूंगा। प्रणव ने पैसा लाया, प्रणव के खाते में रिकॉर्ड करूंगा। स्नेहल ने 50,000 लाया, स्नेहल के खाते में रिकॉर्ड करूंगा। शिवांगी ने पैसा लाया, शिवांगी के खाते में रिकॉर्ड करूंगा। तो ये कौन है? सारे पार्टनर्स है। तो इसलिए इसका एक अलग से अकाउंट में मेंटेन करूंगा एसवाईजीसी में, और उसी अकाउंट को मैं नाम दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी अकाउंट को मैं नाम दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी अकाउंट को मैं नाम दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट एफवाईजीसी में नहीं आता। इसलिए नहीं आता बिकॉज़ एफवाईजीसी में तो सिंगल पर्सन होता है, एसवाईजीसी में तो सिंगल पर्सन, इसलिए एफवाईजीसी में पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना नेसेसरी नहीं है। अभी एफवाईजीसी का जो फाइनल अकाउंट है उसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट। हम लोग इनके सारे ट्रांजैक्शन सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा अकाउंट में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दैट्स व्हाई ये एक्स्ट्रा अकाउंट हम लोग को एफवाईजीसी में ओपन करना है। I hope you understand the first difference between FYGC final account and SYGC final account. Everyone, please reply if you understand the difference between FYGC final account and SYGC final account. Yeah. So basic समझ में आ रहा है आप लोगों को, right? The basic things you are getting understood, right? Oh, okay. That's fantastic. That's fantastic. That's good. अच्छा, we'll go further little bit now. Okay? धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा सा हल्का-हल्का कदम बढ़ाएंगे। ठीक है? तो अभी तक मैंने आपको क्या-क्या बताया, कुछ चीजें समझ में आई रहेगी। सर पहले आपने मुझे फाइनल अकाउंट का मतलब समझाया। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कीपिंग द प्रॉपर एंड मेंटेनिंग द सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट्स कॉल्ड फाइनल अकाउंट। उसके बाद मैंने पढ़ाया कि एफआईजीसी लेवल पे कितने अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो एफआईजीसी में हम लोग को फाइनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कितने अकाउंट? 3। कौन सा? ट्रेडिंग, दूसरा कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा कौन सा? बैलेंस शीट। अब जब एसवाईजीसी में हम लोग चले जाते हैं तो एसवाईजीसी में सिर्फ एक ही अकाउंट हम लोग को ओपन करना है एक्स्ट्रा, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्यों ओपन करते हैं उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि 11 के जो फाइनल अकाउंट है वो सिर्फ सिंगल पर्सन के होते हैं, इसलिए हम लोग को ये अकाउंट ओपन करना नेसेसरी नहीं है। और एसवाईजीसी में जब हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तब वहां पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं। सुमित होता है, शिवांगी होती है, स्नेहल होती है, दृष्टि होती है, मिहिर होते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर्स आर देयर, दैट्स व्हाई we have to open a partners capital account. That's the only difference between FYGC and SYGC. Rest all things are remain same. बाकी सारी चीजें सेम होती है, ट्रेडिंग सेम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सेम होता है, बैलेंस शीट सेम होता है, और सिर्फ एक ही चीज अलग से ओपन करनी पड़ती है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ, गो फर्दर। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आप एसवाईजीसी से स्टार्ट करने से पहले एसवाईजीसी का फाइनल अकाउंट का बेस क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा वापस से पीछे चले जाऊंगा और वापस से फाइनल अकाउंट एसवाईजीसी तक आ जाऊंगा। तो एसवाईजीसी में मुझे पता है सर ने बोला कि मुझे 3 अकाउंट ओपन करने हैं, तो मुझे 3 अकाउंट कौन सा ओपन करना है? ट्रेडिंग। सुना? ओके, तो हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, वी विल नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट, एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सब सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम सब सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ आज ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या-क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसकी बात करेंगे। ओके, सो बेटा पहले ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड, देखो ना इंट्रोडक्शन कर दो, बिकॉज़ आज का लेक्चर थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा और जितना ज्यादा थ्योरी समझोगे, क्योंकि मैं लिखवा के नहीं दे रहा हूं,
सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, राइट। और लिखवाने का काम तो था, मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, आप चेक करो। मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन थ्योरी जो मैं बक कर रहा हूँ ना, वो उतना मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है। मैंने आपको व्हाट्सएप के अपने ग्रुप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, राइट। राइट, तो अभी सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता है क्या। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, ओके फाइन। एक लेवल समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री अकाउंट। तो इसका सिर्फ सैंपल फॉर्मेट बताओ यार, ट्रेडिंग अकाउंट का सैंपल फॉर्मेट कैसे होता है। तो अगर आपको सैंपल फॉर्मेट देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सैंपल फॉर्मेट बताता हूं कि हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। तो सैंपल फॉर्मेट कैसे होता है बेटा, सैंपल फॉर्मेट देखो बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, बोर्ड पे लिखा रहा हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट का सैंपल फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। अभी जैसे कि अगर मैं आरके का अकाउंट ओपन कर रहा हूं, मतलब आरके के रिकॉर्ड्स, आरके एंटरप्राइजेस के मैं रिकॉर्ड एंटरप्राइजेस के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं। कौन से साल के सर बना रहे हो, अरे साल ले लो ना भाई, 2020 तो बता रहे हैं, 2020 के रिकॉर्ड कर। तो फिर मैं पहले क्या बना रहा हूं, जो भी बना रहा हूं यहां पे लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। मैं क्या बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे सर, वेरी गुड सर। उसके बाद सर आप किसका ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है किसका, आरके एंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ, किसका बना रहे हो, आरके एंटरप्राइज। किसका बना रहे हो, आरके एंटरप्राइज। सर कौन से साल का बना रहे हो आरके का, 2020 का। ओके सर, आप 2020 का बना रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगा, एज ऑन डेट अपडेट 31 मार्च 2020, ये हेडिंग आया, ये मेरा टॉप पे हेडिंग आ गया। उसके बाद मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। देखो अब कॉलम्स कितने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, मैं सिर्फ सैंपल फॉर्मेट बता रहा हूं कि हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बेटा, आप लोगों को, आपको देखो ना बेटा, मैंने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी भेजा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है ना, मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा हुआ, ठीक है। ये जो सैंपल फॉर्मेट है ना, मैं जो बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको टेक्स्ट पे भेजा हुआ है, आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या लिखूंगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अमाउंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा। ये मेरा कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, ये मेरा कौन सा साइड है, डेबिट साइड, बराबर। This is my debit side, this is my credit side. Very good. This is the way we have to prepare the sample format for a trading account. सर सैंपल फॉर्मेट समझ में आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे बनाएगा और हाउ मच कॉलम के रिक्वायर्ड। सो बेटा आपको कितने कॉलम्स लगेंगे, देखो पहले आपको ये तो बात क्लियर हो गया कि ये डेबिट साइड है, आपका क्रेडिट साइड है। आपका ये पर्टिकुलर रहेगा, अमाउंट, अमाउंट, अमाउंट के कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम। सर ये इनसाइड वाला कॉलम के, बेटा इनसाइड वाला कॉलम के अंदर कभी कभार ना टोटल करके यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे, टोटल 2000, तो आपको टोटल आया 4। समझ में आया बेटा। कभी कभार एडजस्टमेंट आती है ना, एडजस्टमेंट अभी आएंगे ना धीरे धीरे एडजस्टमेंट, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम बनाया है, सिर्फ एडजस्टमेंट को सॉल्व कर। प्रेजेंटेशन बोलो, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए एक्चुअली ये कॉलम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटसाइड कॉलम। इनसाइड कॉलम हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए यूज करेंगे, कभी प्लस माइनस करना रहेगा तो ये कॉलम में यूज करेंगे, और उसके बाद फाइनल फिगर ये कॉलम में लिखेंगे। दैट्स व्हाई डेबिट साइड में 2 कॉलम है अमाउंट के, और क्रेडिट साइड में 2 कॉलम है। तो डेबिट साइड क्या शो करता है, क्रेडिट साइड क्या शो करता है, अकॉर्डिंग टू, अगर कोई एफआईजीसी का न्यू स्टूडेंट्स अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं और जिन्होंने अगर शायद एफआईजीसी लर्न नहीं किया है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक डेबिट साइड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है। और अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट रूल, जो हम लोग को एफआईजीसी के चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या लिखना है हम लोग को,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो अगर मुझे एक्सपेंस हुआ, अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ रही आ रही है बेटा? अगर आपको बिजनेस में ये कौन सा वाला में मेरा डेबिट साइड, डेबिट साइड इज ऑलवेज शोज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मेरे आरके एंटरप्राइजेस के अगर खर्चे मुझे लिखने हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आरके एंटरप्राइजेस के मुझे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, आरके एंटरप्राइजेस के मुझे लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं, तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा? आपको अगर आरके एंटरप्राइजेस के अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं तो आपको कौन से साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब अगर मुझे इनकम हो रहा है और अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है और अगर मुझे फायदा हो रहा है और मुझे पैसा आ रहा है तो मैं कहां रिकॉर्ड करूं? अरे बेटा बहुत सिंपल है, क्रेडिट साइड है ना हमारे पास, तो अगर बिजनेस में आरके को अगर इनकम हो रहा है, अगर बिजनेस में आरके को गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा आपको डेबिट में नहीं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट में नहीं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। It means that if it is any expenses, if it is any losses, I will record into the debit side. If it is any income and if it is any gain, अगर बिजनेस में इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, so I will record into the credit side. It's very simple. If anyone is learning with today itself, अगर कोई first time lecture attend कर रहा है, if anyone is attending the first time lecture in account, so they are very much understood that कि डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लियरली मेंशन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ट्रेडिंग के डेबिट में एक्सपेंस, ट्रेडिंग के क्रेडिट में इनकम। ओके, सो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम ही रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लॉस रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड। क्योंकि अगर इसको मैं हटाऊंगा, थोड़ा ट्रेडिंग हटाऊंगा और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, सेम फॉर्मेट होता है। यहाँ पर भी डेबिट साइड होता है, यहाँ पर भी क्रेडिट साइड होता है, यहाँ पर भी एक्सपेंस होता है, यहाँ पर भी लॉस होता है, यहाँ पर क्रेडिट साइड में इनकम और गेन होती है। सर मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी इनकम एंड गेन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी इनकम एंड गेन। Am I correct or not? Yes, you are absolutely correct. सर तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे डेबिट, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस? बेटा उसी का आंसर देने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है। अब मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के देखो आगे मैं गोइंग टू बी ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस है? योर क्वेश्चन शुड बी, आपको अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है कि सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं, आप मुझे थोड़ा और डिटेल में समझाए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने। गेटिंग इट? व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, आपको क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको मुझे क्या पूछना चाहिए कि सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मुझे एक्सपेंसेस और लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं तो कौन से एक्सपेंसेस और कौन से लॉसेस रिकॉर्ड करने हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के अगर क्रेडिट साइड मुझे इनकम और गेन लिखना है तो कौन सी इनकम और कौन सा प्रॉफिट मुझे रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था, और अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पहले लाइन में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में ही, ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस एंड लॉसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन, बट ओनली फैक्ट्री रिलेटेड। कौन सी? फैक्ट्री रिलेटेड। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन बट ओनली फैक्ट्री रिलेटेड। कौन से? फैक्ट्री रिलेटेड। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करता हूं और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सर क्या है ये रेड में लिखा हुआ, मैं रेड में क्या लिखा हूं, अगर मुझे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है तो कौन से लिखेगा, ये मेरा क्वेश्चन था। मेरा क्वेश्चन क्या था What is my question? What should I expense? I should record into the trading account debit side. Sir, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। अगर मेरा खर्चा हुआ है और अगर मुझे लॉस हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वे नाउ, बहुत सिंपल तरीके से। काइंडली प्लीज नोट दिस लाइन, जो लाइन में बोलने जा रहा हूं उसके ऊपर गौर फरमाइए।
कि अगर मुझे एक्सपेंस हुआ है और अगर मुझे बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन वो एक्सपेंस और वो लॉस अगर मेरा फैक्ट्री रिलेटेड है, तभी वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट्स में जाएगा। आज समझ में आया? अगर मेरा एक्सपेंस और अगर मेरा लॉस अगर फैक्ट्री रिलेटेड है, then I should have to record into the trading account debit side. और अगर मेरा प्रॉफिट और अगर मेरी इनकम फैक्ट्री रिलेटेड है, then only I will record into the trading account credit side. थोड़ा और सिंपल किया हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आल्सो। ओहो, धीरे 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 और बढ़ाते जा रहे हो सर। हाँ, तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड फैक्ट्री अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो अगर मेरा एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, अगर मेरे एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तब मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखूंगा सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस। और अगर मेरे एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है, इनकम अगर मेरी इनकम फैक्ट्री रिलेटेड है और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, तब में इनकम रिकॉर्ड करेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, ये तो थ्योरी था, ये थ्योरी है, बट मैं थ्योरी को प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नाउ सर एग्जांपल दे दो, एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो एग्जांपल आपको मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे एक टेबल भेजा है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कौन सी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। इनका पूरा का पूरा चार्ट और पूरा का पूरा टेबल मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किया हुआ है। आपको दिख रहा है बेटा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबको मिला है कि नहीं मिला है? ओके, ओके, चलो थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन करो। आपके व्हाट्सएप पे जो टेबल मैंने भेजा है, वो टेबल थोड़ा स्टडी करते हैं। गिव मी 1 मिनट का ब्रेक का 5 मिनट, गिव मी 1 मिनट का। वो मोबाइल में ओके, आई एम बैक। फाइन, अब हम लोग वो चार्ट को स्टडी करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आता है। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। आपको चार्ट में वो चार्ट हम लोग मेरे को लगता है थोड़ा बाद में देखेंगे, बट एज आई सेड दैट मुझे स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। चलो थोड़ा स्टोरी सुनना पड़ेगा बाबू आप लोगों को नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। रीजन आई टेल यू व्हाई। अभी जो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं जो स्टोरी बताऊंगा ना, स्टोरी अगर वो स्टोरी आपको याद रहेगा ना, तो ट्रस्ट में आपको वो चार्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। नाउ यू हैव गॉट 2 ऑप्शन आपके पास अभी ना स्टडी करने के दो, एक रट्टा मारने वाला स्टडी या फिर एक याद रखने वाला स्टडी, लॉजिकल इन मैनर। बट मुझे लगता है स्टोरी ज्यादा इजी रहता है कि लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, और रट्टा मारोगे तो शायद 1 और 2 डेज का गेम होता है, नेक्स्ट 2 डेज के बाद भूल जाओगे। आपको डिसाइड करना है 5 साल याद रखना है इसको या फिर रट्टा मार के याद रखना है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी में बताऊंगा मैं तो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, तो मैं स्टोरी में बताना पसंद करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट स्टोरी। So after graduation
ये मैं हूं। आफ्टर द ग्रेजुएशन आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, राइट। तो मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, आरके एंटरप्राइज। मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, आरके एंटरप्राइज, मतलब स्टार्ट करने का डिसाइड किया। अब सर आप किस चीज का बिजनेस करोगे, तो मैंने सोचा, थोड़ा स्टडी किया और मैंने सोचा कि गारमेंट का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस करता हूं भाई, एक शर्ट बना के बेचूंगा, कपड़ा कॉटन, यू कैन से दैट कॉटन, गारमेंट का, बराबर। मेरा बिजनेस कुछ बहुत सिंपल है। आई एम गोइंग टू मेक अ टी-शर्ट और शर्ट। ये मैं टी-शर्ट और शर्ट बनाएगा और बेचेगा। दिस इज माय स्मॉल सिंपल बिजनेस। ओके, ये आपका बिजनेस है, ओके ठीक है, चलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टोरी। तो मैंने, अगर आपको मालूम है, अगर बिजनेस डिसाइड किया है कि टी-शर्ट बनाएगा, बराबर, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए भाई, जगह चाहिए। आई नीड अ प्लेस। सो मैं थोड़ा जगह डिसाइड किया, मैंने जगह के लिए थोड़ा ट्राई मारा, तो मुझे जगह मिल गया। आपको मालूम है क्या, ये मेरा लोकेशन है फैक्ट्री। यहाँ पर मैंने क्या स्टार्ट किया, फैक्ट्री स्टार्ट, क्योंकि मेरा बिजनेस था गारमेंट का और मैंने यहाँ पर विरार में लोकेशन फाइंड आउट करके यहाँ पर मैंने क्या स्टार्ट किया, फैक्ट्री स्टार्ट किया। तो थोड़ा मैं थोड़ा और आगे लेकर बेटा, ये विरार, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया मेरा फैक्ट्री। ओके फाइन। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड थोड़ा जर्नी चालू हो गई। अब मुझे बोलो बेटा, मैंने क्या किया, ये जो टी-शर्ट बनाने के लिए मुझे क्या लगेगा, कॉटन लगेगा, कपड़ा लगेगा, करेक्ट। तो मैंने सुना कहीं से, चार लोगों ने मुझे बताया, भाई तू अहमदाबाद जा, सूरत जा, सूरत में कपड़ा सस्ता मिलता है। तो आई वेंट टू सूरत। यहाँ पे देखो, मैंने सूरत गया, क्योंकि सूरत में ये कॉटन मेरा, देखो बिजनेस देखो, बिजनेस देखो, मैं कॉटन जाके सूरत में लेगा, सूरत से मैं फैक्ट्री में लाएगा, इस कॉटन का मैं टी-शर्ट बनाऊंगा और उसको बेचेगा। ये मेरा स्मॉल बिजनेस है। मैंने क्या किया, मैंने क्या सोचा, सूरत में जाके कपड़ा लेके आऊंगा, उस कपड़े का मैं यहाँ पे टी-शर्ट बनाऊंगा फैक्ट्री में, और वो टी-शर्ट बना के बाद मार्केट में जाके बेचूंगा। इट इज माय बिजनेस, राइट, इट इज माय स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस है, समझने के लिए भी आसान है, राइट। सो मैं गया सूरत, तो सूरत में मैंने कॉटन लिया, ये वाला जो कॉटन था ना, रॉ मटेरियल से दैट कॉटन लिया, कपड़ा लिया, कॉटन मैंने 1,10,000 रुपए का कॉटन लिया। क्या किया, परचेज। आप उसको रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, बराबर ना, कच्चा माल तो ये ना, क्योंकि अब फैक्ट्री में पक्का होगा तभी तो बेचूंगा। अभी रॉ मटेरियल ले लिया मैंने, कच्चा माल ले लिया, परचेस किया। क्या किया, कितने का लिया, 1,10,000, 1,10,000 का लिया, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना है मुझे, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। बेटा ये जो 1,10,000 का कॉटन मैंने परचेस किया, इसमें से क्या हुआ मालूम है क्या, इसमें से ना एक 10,000 का कॉटन था ना बेटा, 10,000 का कॉटन खराब आया। ये जो 10,000 का कॉटन है ना, 10,000 का कॉटन, वो फ्रॉड था, मतलब समझ लो ना, दुकानदार ने मेरे साथ चीट किया। सो 1,10,000 का जो सामान मैंने लिया ना, उसमें 10,000 का जो कॉटन था ना, 10,000 का, वो मुझे खराब कॉटन दे दिया था। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए या रिटर्न देना चाहिए? गिव मी द आंसर, व्हाट शुड आई डू नाउ? ये जो 1,10,000 कॉटन में मुझे 10,000 का जो कॉटन दिया, उसने रॉ मटेरियल दिया, वो थोड़ा फ्रॉड था, खराब था, ठीक है, पटेला था, व्हाटएवर। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लेके आना चाहिए या रिटर्न देना चाहिए? व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे रिटर्न देना चाहिए। ओके, सो मैंने कितने का कॉटन परचेस किया था, 1,10,000 का। कितने का कॉटन परचेस किया था, 1,10,000 का। उसमें से 10,000 का मैं क्या करूंगा, रिटर्न दूंगा। मतलब मैं क्या करेगा, मेरा जो परचेस था उसको मैं 10,000 का क्या किया, परचेस रिटर्न, परचेस को रिटर्न किया 10,000। तो मेरे पास एक्चुअल कॉटन कितना है, 1 लाख, बराबर। एक्चुअल कॉटन मेरे पास कितना है, 1 लाख का, ठीक है, 1,10,000 का लिया था, 10,000 का आपने बोला सर रिटर्न कर दो, तो मैंने 10,000 का कॉटन रिटर्न कर दिया। तो मेरे पास एक्चुअल कॉटन कितने का रहेगा, 1 लाख। स्टेप बाय स्टेप चलेगा, अच्छी बात है। अब मुझे बोलो मैं कहां पर हूं, सूरत में। मैं कौन सी लोकेशन पे हूं, सूरत में। अब सूरत से मेरा फैक्ट्री कहां पर है, विरार में। अब सूरत से विरार चल के आऊं, मैं पैदल आऊं, कॉटन सर पे उठा के? आप बोलो बेटा, ये कॉटन जो है सर पे उठा के क्या मैं पैदल आऊं, डू यू वांट मी टू, बराबर, मैं पैदल आऊंगा क्या कॉटन लेके? नहीं ना, मैं पैदल नहीं आ सकता।
तो मैं क्या करूं, बोलो क्या करूं। तो मैंने ना एक टेम्पो वाला था भाई, उसको पूछा कि भाई मुझे जाना है विरार, आप कितना भाड़ा लोगे, फ्रेट गाड़ी का भाड़ा कितना लोगे, या कैरेज बोल सकते हो आप, उस गाड़ी भाड़ा, बराबर है, गाड़ी भाड़ा, टेम्पो करूंगा, ट्रक करूंगा, कुछ तो करूंगा बाबू, क्योंकि मुझे जाना है विरार। अब मैं हूं सूरत में, मुझे जाना है विरार, अब मुझे टेम्पो करना पड़ेगा, अब टेम्पो का भाड़ा लेना पड़ेगा, भाड़ा मतलब कैरेज, भाड़ा मतलब फ्रेट। तो बोला कि सर 3000 तो रहेगा। मैं बोला ठीक है भाई 3000 ले लो, लेकिन मुझे विरार छोड़ दो। तो उसने मेरे से 3000 रुपया भाड़ा ले लिया। अच्छी बात है बेटा, 3000 रुपया दे दिया उसको मैंने। उसके बाद 3000 देने के बाद बेटा उसके अंदर अभी मुझे और एक खर्चा आया, 3000 देने के बाद मुझे और एक एक्सपेंसेस आया उसके अंदर। तो कौन सा वाला, अब बेटा ये सामान उठा के डायरेक्टली तो नहीं डाल सकता ना मैं। अब चलो, अब 3000 तो मैंने दे दिया भाड़े का, अब मेरा टेम्पो यहाँ से निकला बेटा, नाउ टेम्पो यहाँ से निकला, अब सोचो टेम्पो ने गुजरात स्टेट में हूँ, गुजरात से मैं महाराष्ट्र में आया, महाराष्ट्र से मैं चलो मुंबई में आया, मुंबई से होते होते अभी मैं अपना समझ अपन दहीसर में रहते, अपन दहीसर से चेक नाका क्रॉस कर रहे, क्या क्रॉस कर रहे, चेक नाका क्रॉस कर रहे, चेक नाका। अब मुझे बेटा चेक नाका पे रुकाया, क्यों रुकाया बोलो मेरे को, चेक नाका पे क्यों रुकाया रहेगा, मेरे को कोई बताएगा आंसर, एनीवन। पुलिस वाले ने मुझे रुकाया चेक नाका पे, मैं अहमदाबाद से आ रहा था, सूरत से माल लेके आ रहा था, लेकिन मुझे विरार जाना है, मुझे चेक नाका पे रुकाया। तो कोई बता पाएगा मुझे चेक नाका पे क्यों रुकाया उसने। कुछ भी, स्टॉक मेरे पास है तो क्या हुआ, गलत आंसर। भाई सीधी सी बात है, मैं गुजरात स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट में आ रहा हूँ, तो मुझे चेक नाका पे क्या पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ेगा, टोल नाका, टोल पे करना पड़ेगा ना, ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय। भाई ऑक्ट्रॉय कब पे करते हैं, जब रोड से आते हैं, इफ आई कमिंग बाय रोड देन आई हैव टू पे ऑक्ट्रॉय, बराबर। अब मैं रोड से आ रहा हूं तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ेगा। नाउ सपोज अगर मैं सूरत से फ्लाइट से आता, एयरप्लेन से आता, बाय एयर आता, तो मुझे क्या पे करना पड़ा, मुझे एयरपोर्ट पे रुकाते, एयरपोर्ट से मैं सामान बाहर निकालने के लिए मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता, बराबर कि नहीं बेटा, बात समझ रहे हो कि नहीं, बात एकदम सिंपल है। अगर मैं सूरत से बाय फ्लाइट आता, एयर आता, बाय एयर, तो मुझे एयरपोर्ट पे रुकाते, एयरपोर्ट से बाहर सामान निकालने के लिए मुझे क्या पे करना पड़ता, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता, क्या पे करना पड़ता, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता। चलो वो भी ठीक है। अगर बाय रोड भी हो गया, बाय एयर, अगर मैं बाय वाटर आता, ओके मतलब आप जहाज से आ रहे हो, बहुत स्मार्ट हो सर, रोड से भी नहीं आ रहे हो, एयर से भी नहीं आ रहे हो, बाय शिप आ रहे हो, बाय जहाज आ रहे हो। तो बेटा अगर मैं बाय वाटर वे जाता तो मुझे क्या पे करना पड़ता, मुझे कस्टम वाले रुकाते, मुझे कस्टम वाले रुकाते ना बेटा, कस्टम वाले रुकाते, और कस्टम वाले मुझे क्या पे करने बोलते, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता, क्या पे करना पड़ता, कस्टम ड्यूटी। तो बेटा तीनों भी मैंने सीख लिया बेटा। अगर मैं बाय रोड आता तो मुझे ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता, अगर मैं बाय एयर आता तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ता, और अगर मैं बाय वाटर आता तो मुझे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता, करेक्ट है ना बेटा। चलो ठीक है, मैं तीनों से पार होकर आगे जा रहा हूं। एक छोटा सा बात यहाँ पे समझ लो, अगर आप बाय वाटर आते तो प्रोसेस क्या रहता है, जब आपका शिप है, आपको मैंने पढ़ाया था उसी में, याद है तो, जब आपका शिप ये जो पोर्ट पे आता है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, इट्स कॉल्ड बंदरगाह, मतलब जिसको बंदर बोलते हैं। शिप जब मेरा पोर्ट पे लैंड होता है, जब शिप से सामान मेरा अनलोड होता है, ये मेरा सामान अनलोड होता है, अनलोड होने के बाद आपको मालूम है ये सामान कहां पर रखा जाता है, गोडाउन में रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है, गोडाउन में रखा जाता है, बराबर है ना। ये मेरा जो सामान शिप से अनलोड होने के बाद ये सामान कहां रखा जाता है, गोडाउन में। एक पोर्ट बंदरगाह में गोडाउन, वेयर हाउस, जिसको हम लोग वेयर हाउस बोलते हैं। तो सामान मेरा वेयर हाउस में जमा होगा बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं डॉकयार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ये गोडाउन को क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड।
अपना माजदा उड़ाओ का नाम सुना रहेगा ना, अपने उधर सामान जमा होता है, क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड। अब बेटा ये वेयर हाउस में सामान अगर ये लोग रख रहे हैं तो फ्री में रखेंगे क्या? अगर मैं सोचो, अगर मेरा बाय वाटर अगर सामान आ रहा है, जब क्योंकि 90% सामान है ना शिप से ही आता है, जब शिप से सामान अगर जब पोर्ट पे उतरता है, शिप से सामान जब पोर्ट पे उतरता है तब डॉकयार्ड पे उतरता है, तो डॉकयार्ड में सामान रखने का कुछ तो पैसा लेंगे, फ्री में तो नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे कस्टम के साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा, डॉकयार्ड चार्जेस। डॉकयार्ड चार्जेस मैंने 500 रुपया पे किया, क्योंकि मेरा सामान शिप से अनलोड होने के बाद गोडाउन में चला गया, और गोडाउन में जाने के बाद वेयर हाउस जाने के बाद उसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो मैंने 500 रुपया गोडाउन के चार्जेस पे किए। चलेगा ना बेटा? 500 रुपया ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, दे दिया मैंने बेटा। ठीक है, ओके। चलो, इतने सब चार्जेस पे करने के बाद बेटा, इतने सब चार्जेस पे करने के बाद फाइनली मेरा गाड़ी चेक नाका से आ गया। अब देखो बेटा, अभी तक मेरा फैक्ट्री में सामान आया नहीं है, आप देख रहे हो बेटा, अब तक मेरा फैक्ट्री में सामान पहुंचा नहीं है, फिर भी मैंने खर्चे करने चालू कर दिए। आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो बात, मैंने परचेज किया, उसके बाद रिटर्न किया, उसके बाद फ्रेट पे किया गाड़ी, उसके बाद कैरेज पे किया, उसके बाद ऑक्ट्रॉय पे किया, इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, कस्टम ड्यूटी पे किया, डॉकयार्ड चार्जेस पे किया, लेकिन अभी तक मेरा सामान माल की तरह चेक नाका पे ही है। अब जहां से चेक नाका से गया फैक्ट्री तक आया, अब बेटा बोलो, मेरे फैक्ट्री में सामान आ गया, अब मेरे को फैक्ट्री लिया, अब बोले फैक्ट्री फोकट में तो नहीं मिलेगा, अब मुझे क्या पे करना पड़ेगा, फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, बराबर है ना? फैक्ट्री तो मैंने भाड़े से लिया था बेटा, फैक्ट्री मैंने भाड़े से लिया था, तो फैक्ट्री का मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। ओके, अब मैंने फैक्ट्री का रेंट पे करने के बाद मैंने थोड़ा फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी निकाला। क्या निकाला? फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी निकाला। तो फैक्ट्री का मैंने पहले रेंट पे किया, उसके बाद फैक्ट्री जो बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस, क्योंकि डर लगता है ना भाई, फैक्ट्री का इंश्योरेंस क्यों निकाला? अरे बेटा, अगर सोचो ये 1 लाख रुपए का कॉटन यहाँ पे रख दिया और गलती से अगर आग लग गई या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया और बेटा मेरा सामान जल गया, तो मेरा लॉस होगा ना बेटा, 1 लाख का, होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैंने क्या किया, फैक्ट्री का क्या निकाला, इंश्योरेंस निकाला, बराबर। तो रेंट पे किया, इंश्योरेंस, देखो खर्चे चालू हो गए। उसके बाद फैक्ट्री के अंदर ना बेटा पावर सेट किया, उसको मोटी पावर भी बोल सकते हैं आप लोग। फैक्ट्री के अंदर पावर सप्लाई चाहिए ना भाई, तो कपड़ा कैसे बनाएगा, टी शर्ट कैसे बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, मैंने फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाला, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाला, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाला, मतलब पावर सप्लाई भी आ गया, पावर सप्लाई भी आ गया, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, मतलब छोटे छोटे खर्चे हैं तो बेटा करना पड़ेंगे, क्या करेगा, फैक्ट्री रेंट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रेंट पे किया, फैक्ट्री इंश्योरेंस पे किया, फैक्ट्री पावर पे किया, फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पे किया, बट दीज आर द स्मॉल एक्सपेंसेस व्हिच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री। ये मैंने सारे एक्सपेंसेस धीरे धीरे करना चालू कर दिए बेटा, बराबर। अब सर और क्या पे करना है बाकी है, अब बेटा बोलूं, अब ये फैक्ट्री के अंदर मेरे को ना बेटा, अभी ये थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं, बिकॉज़ कुछ खर्चे अभी भी बाकी है। ये मेरा है और ये मेरी फैक्ट्री है, बराबर। देखो बेटा, मैंने कितने सारे खर्चे किए, मैंने फैक्ट्री के अंदर रेंट पे किया, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, अभी तो अभी भी कपड़ा बनाना चालू नहीं हुआ है बेटा, अभी भी कपड़ा बनाना चालू नहीं हुआ है, अभी ये सारे फिर भी मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं बेटा, मैंने अभी भी कपड़ा नहीं बनाया, फिर भी मैं खर्चे कर रहा हूँ बेटा। और एक बात बोलूं, अभी फैक्ट्री के अंदर एक कपड़ा बनाएगा वो टी शर्ट, तो टी शर्ट बनाने के लिए मैंने 4 वर्कर को रखा, तो 4 वर्कर को फ्री में तो काम नहीं करेंगे, वो लोग क्या पे करना पड़ेगा, उनको वेजेस पे करना पड़ेगा, वर्कर्स को क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस पे करना पड़ेगा। अभी ये वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर को रखा, वर्कर को कंट्रोल करने के लिए एक मैनेजर को रखा, मेरे फैक्ट्री में कितने वर्कर्स को रखा बेटा, यहाँ पर मैंने 5 वर्कर्स को रखा, 5 वर्कर्स को मुझे क्या पे करना पड़ेगा, वेजेस पे करना पड़ेगा, उनके ऊपर एक मैनेजर रखा, तो मैनेजर का मेरे को सैलरी देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये भी मुझे पे करना पड़ेगा। देखो ओके, मतलब 2 खर्चे और बढ़ गए सर, मतलब 5 लोगों को काम पे रखा, उनको वेजेस पे किया, वेजेस किसको देते हैं मालूम है ना, जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, डेली बेसिस काम करते हैं, उनको वेजेस देते हैं, राइट। उनके ऊपर मैनेजर रखा, उसको वर्कर मैनेजर सैलरी, उसको मैंने सैलरी दिया। अब थोड़े और खर्चे हो गए बेटा, अब फैक्ट्री में मुझे क्या चाहिए, कोयला चाहिए, कपड़ा कैसे बनाओ, गैस चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, ये सारी चीजें लगेगी ना बेटा फैक्ट्री में,
कोल, गैस, वाटर, उसके बिना मैं कपड़ा नहीं बना पाऊंगा। उसके अलावा मुझे और एक लगेगा फ्यूल, ईंधन भी लगेगा फ्यूल, बिना ईंधन के मैं फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। दीज आर द एक्सपेंसेस। बट ये सारे एक्सपेंसेस मुझे अभी धीरे 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 करने पड़ रहे हैं बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जो हीटिंग होता है फ्यूल के साथ साथ लगता है, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग। लाइटनिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में लिखा हुआ है तो ज्यादा जरूरत नहीं है, फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटनिंग की आप ऐड कर सकते। मतलब अभी यहाँ से कपड़ा बनाना चालू होगा, बट ये सारे मैंने खर्चे करना चालू कर दिए बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस मुझे करने पड़ेंगे बेटा, समझ में आया? अब मैं यहाँ पे स्टॉप हो रहा हूँ बिकॉज जितने मुझे एक्चुअली मेजर एक्सपेंसेस चाहिए थे वो सारे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए। अब एक चीज और, रॉयल्टी, जो आप लोग बार बार मुझे पूछोगे बाद में, रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, आपको मालूम है? रॉयल्टी का मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर फैक्ट्री डालना, तो अभी जो टी शर्ट बनेगा मेरा, यहाँ पे जो टी शर्ट बनेगा बेटा, यहाँ पर जो मेरा टी शर्ट बनेगा, यहाँ पे जो मेरा टी शर्ट बनेगा, ये टी शर्ट कोई ब्रांड होनी चाहिए ना बेटा। मैंने ये टी शर्ट को नाम देने के लिए रिबॉक का नाम, रिबॉक कंपनी से कांटेक्ट किया, रिबॉक, रिबॉक। अब रिबॉक का नाम मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ क्या? ये टी शर्ट बनाने के लिए रिबॉक का नाम यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं यूज कर सकता। तो लेकिन रिबॉक का मेरे साथ टाइप हो गया, रिबॉक वाले ने बोला ठीक है आप लोग मेरा नाम यूज कर सकते हो, तो ये फैक्ट्री को मैंने नाम दे दिया रिबॉक का। लेकिन रिबॉक ने कंडीशन डाला कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो उसमें से 20 रुपीस आप मेरे को क्या करोगे, रिबॉक को दोगे। इसका मतलब मुझे रिबॉक को क्या पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, बराबर? तो रॉयल्टी मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ फिर भी मुझे पे करना पड़ रहा है, इसीलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बेटा, ठीक है? तो अब खर्चे खत्म हो गए बेटा, ऑल एक्सपेंसेस ओवर नाउ। आप बोर्ड पे देख सकते हो बेटा, बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस मैंने जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं ना सारे एक्सपेंसेस, लेकिन इसके अंदर हम लोग को क्या पता चला मालूम है क्या? सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। ये सारे एक्सपेंसेस है ना बेटा, सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आपने देखा ना अभी तक कपड़ा बनाना चालू भी नहीं हो, यहाँ पर अभी कपड़ा बनेगा, उसके बाद रेडी होगा, उसके बाद बेचेंगे, बट बिफोर प्रोडक्शन सारे प्रोडक्शन के पहले के खर्चे, शॉर्टकट में अगर मुझे आपको बताना है ना, बिफोर प्रोडक्शन ऑल एक्सपेंसेस, बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पहले के सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? सारे प्रोडक्शन के पहले के सारे एक्सपेंसेस मुझे कहाँ रिकॉर्ड करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अब वो चार्ट निकालो बेटा, अब आप देखो टेक्स्ट बुक में आपको मैंने भेजा हुआ चार्ट, चार्ट निकालो, चार्ट में आप देख सकते हो, तो पहला चार्ट में आप देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, बराबर? ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा आएगा ही क्योंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। पिछले साल का मेरा जो क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर का मेरा ओपनिंग बन जाता है, मतलब पिछले साल अगर मेरे पास 50 कॉटन बचा रहेगा या 100 का कॉटन बचा रहेगा तो उसको मैं ये साल लेके आएगा, फेक नहीं देगा ना, तो ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो चार्ट में परचेस है, तो मैंने भी तो परचेस लिखा है ना यहाँ पर, 1,10,000 का परचेस किया, उसके बाद परचेस रिटर्न माइनस हुआ, रिटर्न आउटवर्ड 10,000 का सामान मैंने रिटर्न कर दिया, तो परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस आपका आएगा स्टॉक, टोटल कितना आएगा, 1 लाख आएगा, टोटल कितना आएगा, 1 लाख आएगा। उसके बाद मैंने क्या क्या खर्चा किया, मैंने फ्रेट का खर्चा किया, कैरेज का खर्चा किया, देखो यहाँ पर लिखा है, टेम्पो वाले को 3,000 रुपए कैरेज और फ्रेट का मैंने पे किया, बराबर? उसके बाद आप देख सकते हो वो पेज के अंदर मैंने टोटल डॉकयार्ड भी पे किया हुआ है, कस्टम ड्यूटी का चार्जेस लिखा हुआ है, वेजेस का चार्जेस लिखा हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज का लिखा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ है, ये सारे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये सब मैंने पे किए बेटा। उसके बाद आप देख सकते हो कोल, गैस, वाटर, मोटिव पावर, रॉयल्टी, ये सब एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए बेटा। पैकिंग चार्जेस वो तो प्राइमरी लिखा हुआ है, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्कर मैनेजर सैलरी, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए बेटा।
ये सारे एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। कहां पर रिकॉर्ड होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। आई विल रिपीट अगेन, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं? सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड फैक्ट्री रिलेटेड और प्रोडक्शन के पहले के सारे एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। आई विल रिपीट अगेन सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड प्रोडक्शन के पहले के और फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। आपने पूछा था ना कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड कौन से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका आंसर है बेटा बोर्ड पे लिखे हुए सारे एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। क्यों सर? बिकॉज ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड है और सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के पहले के। टी शर्ट तो बना ही नहीं है फिर भी खर्चा कर रहा हूं। प्रोडक्शन के पहले के सारे एक्सपेंसेस और फैक्ट्री रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। राइट, अब देखो बेटा मैं थोड़ा शॉर्टकट में वापस से आपको वापस से रिवाइज करा देता हूं स्टार्टिंग से। 2 मिनट जाएगा सिर्फ बोलो। मैं पहले सूरत गया, सूरत से मैंने कॉटन परचेज किया 1,10,000 का। उसके बाद 10,000 का कॉटन मैंने उनको रिटर्न किया, तो एक्चुअली मेरा परचेज कितना हुआ? 1 लाख। बट परचेज में से मैंने परचेज रिटर्न माइनस किया। आपको समझ में आ रहा है? परचेज में से परचेज रिटर्न मैंने माइनस किया। रिटर्न को हमेशा रिटर्न और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रिटर्न आउटवर्ड भी। समटाइम्स क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड लिखा रहेगा। तो सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। मतलब मैंने 1,10,000 का सामान लिया और मेरा परचेज रिटर्न कितना है? 10,000 का। तो एक्चुअल परचेज मेरा कितना हुआ? 1 लाख। एक्चुअल परचेज कितना हुआ? 1 लाख का हुआ। बराबर? ओके। उसके बाद मैंने सूरत में हूँ, सूरत से विरार आने के लिए मैंने गाड़ी भाड़ा पे किया, फ्रेट कैरेज। बराबर? उसके बाद मुझे चेकनाका में रुकाया गया, ऑक्ट्रॉय पे किया। फ्लाइट से आ रहा हूँ तो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया, शिप से आ रहा हूँ तो कस्टम ड्यूटी पे किया। उसके बाद मैंने गोडाउन में जो सामान रखा था उसके लिए डॉक्यूमेंट चार्जेस पे किया। उसके बाद मुझे फैक्ट्री पहुंच गया, लेकिन फैक्ट्री तो मेरे दादा परदादा का था नहीं। ऐसे तुम्हारे से लिए तो फैक्ट्री का रेंट भरना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है कि फैक्ट्री में सामान रखने से मेरा जल ना जाए, इसलिए मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा दिया। फैक्ट्री में मैंने पावर बिठा दिया। पावर बिना पावर के बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइटिंग तो आएगा नहीं, इसलिए पावर सप्लाई जरूरी था। तो फैक्ट्री के अंदर पावर सप्लाई डाला, उसको मोटी पावर ही बोलते हैं। उसके बाद मैंने फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री के अंदर लाइटिंग लगाया। उसके बाद साथ साथ मैंने फैक्ट्री के अंदर कोल, गैस, वाटर, फ्यूल इनका इंतजाम किया। उसके बाद मैंने 5 वर्कर्स को काम पे रखा, उनको मुझे वेजेस देना पड़ रहा है, और एक मैनेजर को अपॉइंट किया, उसको वर्कर्स मैनेजर सैलरी पे कर रहा हूं। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस मेरे फैक्ट्री रिलेटेड है। और मैंने फाइनली रॉयल्टी पे किया। रॉयल्टी मतलब मैं अपने बिजनेस में से कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी और को दे रहा हूं, तो मैंने रिबो का नाम यूज किया। तो रिबो को मुझे फ्री में नाम यूज करने देगा नहीं, तो रिबो को मुझे पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिबो का नाम यूज किया। इसमें मैं 100 रुपए में से 20 रुपए रिबो को दूंगा, तो उसी को इंग्लिश में रॉयल्टी बोलते हैं। मतलब अगर आप फ्यूचर में बोलोगे सर मुझे ना 11 में फ्यूजन का ब्रांच डालना है, तो मैं बोलूंगा बेटा आप मेरे नाम से क्लासेस चालू कर रहे हो, तो वो 10 में से मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट दे दो, आप 8 रुपए रख दो, इसका मतलब आप मुझे 2 रुपए रॉयल्टी दे दो। समझा? दैट इज कॉल्ड, यू आर यूजिंग माय नेम फॉर योर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। आप मेरा नाम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, उसी को हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है? सो दीज आर द एक्सपेंसेस गोस टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये सारे एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सारे एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अब ये एक्सपेंसेस खत्म हो गए बेटा। अब मुझे सिर्फ आपको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड याद है, वही बताना है। तो टाइमिंग के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का मेरा डेबिट साइड, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा? अब आपने डेबिट साइड लर्न किया, आपका क्रेडिट साइड भी सीख लेते हैं। बट मेरे को ना सिर्फ अभी तक आपको मैं दो ही चीजें बताने वाला हूं, तो आप लोग एक मेरी बात नोट करो, बिना बोले के क्वेश्चन मत पूछना ये कहां जाता है वो कहां जाता है। तो मैं सिर्फ आपको जो बताता हूं वही याद रखना। देखो बेटा, मैं जब रिटर्न आया तो मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल का माल है? चलो आप मुझे बोलो बेटा, मेरे पास कितना मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया कि नहीं किया? परचेज बोलो बेटा, रॉ मटेरियल परचेज किया कि नहीं किया? कितने का परचेज किया? बोलो मैंने रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया था पहले? मैंने रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया था? बोलो बेटा, फटाफट बोलो। मैंने रॉ, आप खुद ही बोलो, या फिर देखो मैंने रॉ मटेरियल टोटल कितने का परचेज किया था? स्टार्टिंग में कितने का परचेज किया था? हाउ मच अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल आई हैव परचेज?
तो सो गए क्या? रॉ मटेरियल कितने का परचेज किया था? 1,10,000। तो देखो मैंने रॉ मटेरियल 1,10,000 का परचेज किया था, बराबर। लेकिन उसमें से मेरे को 10,000 का स्टॉक मेरे को कुछ खराब आया था, तो उसको आपने बोला रिटर्न कर दो। तो मैंने 10,000 का स्टॉक क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली मेरे पास कितना स्टॉक बचेगा अभी? 1 लाख। कितने का स्टॉक बचेगा? 1 लाख, बराबर। तो देखो मेरा 1 लाख। आज लेक्चर में मैंने क्या किया मालूम है? 1 लाख का मेरे पास जो रॉ मटेरियल है ना 1 लाख का, उसमें से मैंने अभी कुछ स्टॉक बेच दिया। ओहो, आपने बेच दिया बाय सेल्स। और अब मैं बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ना। तो सर आपने कितना स्टॉक बेचा? अब मैंने क्या किया मालूम क्या? मैंने 70,000 का स्टॉक बेच दिया। कितने का बेच दिया? 70,000 का स्टॉक बेच दिया। कितने का बेचा सर? 70,000 का स्टॉक मैंने क्या कर दिया? बेच दिया। तो आपने सेल किया, तो 70,000 का स्टॉक जब बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा ना बेटा। तो पैसा आ रहा है तो मेरे लिए इनकम बन गया, क्योंकि वो कहां पर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बराबर। इसलिए वो सेल्स कहां पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रहा है बेटा? मैंने क्या किया था? 1 लाख का मेरे पास स्टॉक था, तो रॉ मटेरियल है, तो वो जो 1 लाख का रॉ मटेरियल था उसमें से मैंने 70,000 का रॉ मटेरियल मैंने सेल किया, बराबर है ना बेटा? मैंने 70,000 का रॉ मटेरियल क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो मेरे पास अभी बचेगा के बाद में लिखेंगे। लेकिन आपको मालूम है ये जो स्टॉक मैंने जिस पर्सन को बेचा था ना, उसको मतलब आगे साल में 20,000 का स्टॉक खराब हो जाएगा, इसलिए उसने मुझे क्या कर दिया? उसमें से कुछ रिटर्न इनवर्ड। बट ये जो स्टॉक मैंने जिसको बेचा था उसमें 20,000 का स्टॉक खराब था, तो उसमें मुझे वापस लाके दे दिया। जैसे मैंने 10,000 का स्टॉक है ना बेटा, सामने वाले को रिटर्न कर दिया ना, वैसे जिसको मैंने 70,000 का स्टॉक बेचा था उसको भी डैमेज स्टॉक चला गया, फटेगा स्टॉक चला गया, टूट गया, बढ़ गया, तो 20,000 का, तो उसने मुझे 20,000 का स्टॉक रिटर्न कर दिया। इसी को हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स रिटर्न। तो उसी को इंग्लिश में रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। तो बेटा मेरा एक्चुअल सेल कितने का हुआ? मैंने 70,000 का स्टॉक बेचा था, मैंने 70,000 का रॉ मटेरियल बेचा था, लेकिन सामने वाले को 20,000 का रॉ मटेरियल खराब गया, इसलिए उसने मुझे रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली सेल कितने का हुआ? मेरा सिर्फ 50,000 का। कितने का हो गया? 50,000 का। दिख रहा है बेटा यहाँ पर? कितने का सेल हुआ मेरा? 50,000 का। अब मुझे बोलो बेटा, आप मेरे को बोलो, मेरे पास टोटल माल कितने का था? रॉ मटेरियल 1 लाख का, मैंने बेचा कितने का? 50,000 का, बराबर। मेरा स्टॉक टोटल कितना था? 1 लाख का, उसमें से मैंने बेचा कितना? 50,000 का, तो मेरे पास बचेगा कितना? मेरे पास स्टॉक कितने का बचेगा? गिव द आंसर। माय क्वेश्चन बहुत सिंपल, 1 लाख का रॉ मटेरियल मेरे पास था, उसमें से 50,000 का मैंने सेल कर दिया, तो मेरे पास बचेगा कितना? हाउ मच रॉ मटेरियल मेरे पास बचेगा? कितने का रॉ मटेरियल मेरे पास बचेगा? 1 लाख का रॉ मटेरियल था, बाकी लोग किधर सो गए क्या सब लोग? 1 लाख का रॉ मटेरियल था, उसमें से मैंने 50,000 का स्टॉक बेच दिया, तो मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल बचेगा? सो गए क्या सब लोग? लेकिन how much stock should be there? 1 लाख का रॉ मटेरियल था, उसमें से 50,000 का मैंने बेच दिया, तो मेरा बचेगा कितना? 50,000 ही बचेगा। और इसी को मैं बोलूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा बचा हुआ स्टॉक है ना, इसको ये क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आपको 3 चीजें सिर्फ याद रखनी है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, एज ऑफ नाउ ओनली। ज्यादा टेक्निक ध्यान मत दो, मैं जितना बताता हूं उतना याद रखो। आपको सिर्फ 3 चीजें
एक सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये अपना था ट्रेडिंग अकाउंट। इसके अंदर मैंने सिर्फ आप लोगों का आज कोशिश मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आता है इतना ही पढ़ाया। तो आपको मैंने व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप में ना एक चार्ट टेबल भेजा हुआ है, वो टेबल को थोड़ा रीड करो, ठीक है, टेबल को रीड करो, आपको थोड़ा और डिटेल में कल बात डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वी आर गोइंग टू बी ओवर लेक्चर हियर एक्सप्लोर और कल हम लोग इसको और थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा उस चार्ट को स्टडी करो। कल हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग को इतना ही फिनिश। हम लोग ने फाइनल अकाउंट चालू किया था। फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट आती है। लेकिन हम लोग अभी आज पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड होता है। मैंने उसका चार्ट आपको भेजा हुआ है, चार्ट स्टडी करो, आपको पता चलेगा, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय फॉर द डे।